हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 2020 सितंबर में जो नेट का एग्जाम हुआ है उसके सेकंड पार्ट को, क्वेश्चंस के सेकंड पार्ट को लेके आई हूँ पेपर 1 का। इसके पहले मैंने पार्ट 1 लिखा नहीं है, लेकिन मैंने वीडियो बना के डाला है जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। आज मैं फिर 11 क्वेश्चंस, इसमें 15 क्वेश्चंस मैंने डाला था, आज मैं फिर 11 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि सितंबर 2020 में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो हम लोग उसको शुरू करते हैं। देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं और आपको देखकर लगेगा कि मतलब बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें से पढ़े हुए हैं और हमेशा पढ़ रहे हैं, तो बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये सारे जितने भी आ रहे हैं आपके पास प्रैक्टिस के लिए, इन सबको देख लीजिए तो आपको आसानी होगी। हमेशा इनको देखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सीक्वेंस ऑफ कल्चरल इंस्टीट्यूशन इज इन कम्युनिकेशन ओके इज फैमिली, यहाँ पर हो जाएगा इन फैमिली, स्कूल, रिलीजन एंड मास मीडिया। तो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस जो है, फैमिली, स्कूल, सारे चीज जो है हमारे ट्रेडिशंस को लेकर चलते हैं। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस में जो इनका सीक्वेंस हमें बताना है कि किस तरह से पहला कौन है, दूसरा कौन है, तो ये बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, ABCD, BCDA, CDAB, DA, BC। तो हम देखते हैं कि हमारा सबसे पहला कल्चरल इंस्टीट्यूशन फैमिली है। बच्चा कम्युनिकेशन कहाँ से सीखता है? सबसे पहले फैमिली से, फिर स्कूल में, तब उसे धर्म से सीखता है, धर्म से भी कम्युनिकेशन सीखता है और अंत में वो फिर सोशल मीडिया या मास मीडिया के संपर्क में आता है। तो इसलिए हमारा आंसर होगा A1, ABCD, ये सीक्वेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। परिवार, स्कूल, धर्म और मास मीडिया में समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, ये सब आते हैं। ठीक है, जो ज्यादा लोगों को कवर करते हैं। तो सबसे लास्ट में आता है जो कि हमारा कल्चरल इंस्टीट्यूशन जो कम्युनिकेशन या संचार का होता है। दूसरा है क्वेश्चन, अंडर गोल 2 ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसे हम MDG भी कहते हैं, इसे MDG के नाम से भी जाना जाता है। MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, यूएन मेंबर की जो कंट्रीज हैं, यूएन की जो कंट्रीज, जो भी देश मेंबर हैं, उनको क्या इंश्योर करना था? 2015 तक इंश्योर करना था कि जितने बच्चे हैं सभी जगह, चाहे वो लड़का हो या लड़की, बॉयज और गर्ल्स, वुड बी एबल टू कंप्लीट ए फुल कोर्स ऑफ, किस चीज का? प्राइमरी एजुकेशन का, सेकेंडरी एजुकेशन का, टर्शियरी एजुकेशन या स्किल बेस्ड एजुकेशन। तो ये गोल 2 जो है ना, वो 2015 तक सारे बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन में एनरोलमेंट की बात था, इंश्योर करने की बात थी। जितने भी यूएन के मेंबर कंट्रीज थे उनको इंश्योर करना था कि बाय 2015 सभी जगह सारे बच्चे प्राइमरी एजुकेशन का फुल कोर्स कर लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ 91% लोग ही कर पाए, जबकि 91%, ठीक है, और जबकि 2015 तक, और 83% थे जब वो कहां से बढ़ के आए 91% के लिए 83% से बढ़कर 91% पर आए। और ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है वो किस चीज के लिए है, क्या क्या चीज पर ध्यान दे रहा है, तो क्या क्या चीज को इरेडिकेट करने के लिए किया गया है? तो ये 2000 में हमारा ये जो गोल था ना, वो अचीव हुआ था 83%, और बाय 2015 we achieve 91%, not 100%। तो ये एक्सट्रीम पॉवर्टी को रिमूव करने की MDG में क्या क्या चीजें हैं? तो रिमूवल या रिडक्शन कहेंगे, रिमूवल तो मुश्किल है। एक्सट्रीम पॉवर्टी, हंगर, डिजीज, जेंडर इनइक्वालिटी, जो लिंग में असमानता है, लिंग भेद है, उसको दूर करना, और एजुकेशन, फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके साथ साथ एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन को रोकना। ये सारी चीजें गोल थे, लेकिन गोल 2 में था कि प्राइमरी एजुकेशन में सभी बच्चों को एनरोल करना।
नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंप्लीट द सीरीज। जैसे क्वेश्चन आया था, ये सीक्वेंस में नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये था कि कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। सो इट इज 9, 11, 15, 23, 39। हम क्या देख रहे हैं, 9 के बाद गैप है 2 का, फिर हमारे पास गैप जो आ रहा है 9, 2, फिर 4 का, फिर 8 का, फिर 16 का। तो अगला क्या होगा हमारा, 16 के बाद 32, डबल होता जा रहा है गैप। सो हमारा आंसर क्या होगा, 71, क्योंकि 2 यहाँ पर हमारा गैप था 2, फिर 4, फिर 6, 4, फिर 8, फिर 16 के बाद 32। तो 39 में 32 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 71। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो कभी कभी बहुत सिंपल दे देता है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। चौथा क्वेश्चन में क्या है कि रिफ्लेक्टिव level of teaching is different from memory level of teaching because the pattern of communication that is involved reflective level of teaching is basically, memory level में क्या होता है कि सबसे लोअर लेवल ऑफ टीचिंग है, यहाँ पे बच्चों को केवल याद करने के लिए सिखाया जाता है, मतलब मेमोरी में डाला जाता है जो चीज वो याद रख सके। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है। इसमें ना क्या हो जाता है कि आप थिंकिंग अबाउट समथिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है, ये थॉटफुल होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है, बेसिकली लीनियर होता है। नहीं, लीनियर में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, जो टीचर बोला वही स्टूडेंट होना, बॉटम अप नीचे में। इंटरैक्शनल में आपस में इंटरैक्शन, ये ट्रांजैक्शनल होता है। ट्रांजैक्शनल का मतलब क्या होता है कि हम लोग एक्सचेंज करते बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, टीचर और स्टूडेंट के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो ट्रांजैक्शनल, मतलब जो आपको इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं टीचर, वो आपको एफिशिएंट वे में आप उसको रिसीव कर रहे हैं और उसको शेयर भी कर पा रहे हैं। तो मतलब आपका जो रिफ्लेक्टिव लेवल का जो कम्युनिकेशन होता है वो हायर लेवल का होता है, और जिसमें आप टीचिंग इन्वॉल्व रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में आप ज्यादा सीख पाते हैं, हायर लेवल पे कुछ अपना सोच भी ये कर पाते हैं। तो ये इसमें है कि मैसेज बिटवीन सेंडर और रिसीवर का जो ट्रांजैक्शन है, मतलब कि ट्रांजैक्शन होता है आपस में टीचर्स के साथ स्टूडेंट का, तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है। अब ये क्वेश्चन में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट, इवेल्युएशन भी हम कहते हैं इसको, असेसमेंट को, प्रोसीजर्स इज कंडक्टेड ड्यूरिंग इन प्रोग्रेस टीचिंग लर्निंग सेशन। जब टीचिंग लर्निंग का सेशन चल रहा है, मतलब आप टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, उस दौरान में किस तरह का इस असेसमेंट होता है, इवेल्युएशन होता है। तो पहले हम चारों को समझ ले। पहला है समेटिव, दूसरा है फॉर्मेटिव, तीसरा है नॉर्म रेफरेंस और चौथा है क्राइटेरियन रेफरेंस। तो ये समेटिव इवेल्युएशन जो होता है ना, ये क्या होता है, ये आपका टर्मिनल टाइप का होता है। जैसे इसमें आपका जो इवेल्युएशन होता है, आपका जो जजमेंट होता है, उसमें आपको पास फेल डिक्लेयर किया जाता है। ये एनुअल एग्जाम्स टाइप का होता है कि साल भर आप पढ़ाई करने के बाद आप किस तरह से करते हैं। तो ये टर्मिनल इन नेचर होता है और जजमेंटल होता है, समझे, ये टर्मिनल इन नेचर या जजमेंटल होता है, इसमें पास फेल होता है। ठीक है, समेटिव में ये एनुअल एग्जाम इसमें या बोर्ड एग्जाम ये सब होता है। और ये क्या हमारा पूछा जा रहा है कि टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के दौरान कौन सा होता है। तो ये है फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव को हम, समेटिव को इंग्लिश में हम कहते हैं योगात्मक, हिंदी में सॉरी योगात्मक, और ये होता है संरचनात्मक। संरचनात्मक का मतलब होता है संरचनात्मक, इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चों को तैयार करते हैं, हर यूनिट को पढ़ाने के बाद उनका टेस्ट लेते हैं। तो इस तरह से हम उनको क्या करते हैं, कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यही फॉर्मेटिव ही होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जिसमें कि हमने एक यूनिट पढ़ाया, फिर उनका टेस्ट लिया। तो ये सही आंसर है, लेकिन हम सबको डिस्कस कर लेंगे।
तो ये फॉर्मेटिव होता है, इसमें बच्चों को फीडबैक दिया जाता है और जो भी वो जैसा करते हैं उनको फिर से फिर वो उसमें मेहनत करते हैं और उन्हें फाइनल समेटिव इवैल्यूएशन के लिए तैयार किया जाता है, फाइनल एग्जामिनेशन के लिए तैयार किया जाता है। तो ये क्या होता है, यूनिट टेस्ट, वीकली टेस्ट, इस तरह का चीज होता है। तीसरा है नॉर्म रेफरेंस्ड, इसको हम कहते हैं हिंदी में मानक संदर्भित मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन। इसमें क्या होता है, ये इसमें एक हम मानक फिक्स करते हैं, मतलब नॉर्म फिक्स करते हैं, चाहे तो एज का कि ये 14 साल के बच्चों का है, या ग्रेड का, या 8 क्लास के बच्चों का है, या कभी कभी नॉर्म ये भी फिक्स होता है सेक्स का कि लड़कियों के लिए है तो लड़कों के लिए है। तो ये सारा ये इस तरह का जो टेस्ट तैयार होता है या असेसमेंट के लिए जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो ये किसी नॉर्म पे आधारित होते हैं कि या 8 क्लास के बच्चों का है या 14 साल के बच्चों का है या लड़कियों का है। तो जिसको हम मानक संदर्भित कहते हैं, जिसमें कि एक मानक के तहत उस मानक के अनुसार ही असेसमेंट किया जाता है, क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये है क्राइटेरियन रेफरेंस, जिसको हम निकष संदर्भित कहते हैं, निकष संदर्भित। इसमें क्या होता है कि ये कंपटीशन का एग्जाम होता है जिसमें कि पहले से क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं। जैसे इसमें आईआईटी वगैरह का जो एग्जाम होता है उसमें क्या होता है, कट ऑफ, जो कट ऑफ फिक्स हो जाता है, पहले कट ऑफ फिक्स हो गया तो उसमें क्या हुआ कि जितना पहले से फिक्स कर दिया गया कि इतना नंबर फिजिक्स में आएगा, तो और केमिस्ट्री में सपोज कि ये फिक्स कर दिया कि 140 केमिस्ट्री में, 160 फिजिक्स में और 160 मैथ्स में, ठीक है। तो ये जो मानक संदर्भित मूल्यांकन है वो अपने क्लासरूम के बच्चों के बीच में इवैल्यूएशन होता है या असेसमेंट होता है। एक उम्र के बच्चे, एक क्लास के बच्चे, उनके आपस में इस क्लास इस तरह का जो असेसमेंट होता है इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सब होता है, रैंकिंग होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें क्वालिफाई करना होता है। मानक संदर्भित में कि आप इतना 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 नंबर ले आए तो आप क्वालिफाई कर गए। इसमें अगले आपके बगल वाला क्या लाया इससे मतलब नहीं, अगर वो भी इतना नंबर लाया तो वो भी क्वालिफाई करेगा। तो इसमें क्या है कि क्राइटेरिया पहले से फिक्स कर दिया जाता है, नंबर का क्राइटेरिया फिक्स है, जो बच्चा इतना नंबर लाएगा वो इसको क्वालिफाई कर जाएगा। इसे हम क्राइटेरियन रेफरेंस कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो हमारा आंसर ये है फॉर्मेटिव, ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है जिसको हम संरचनात्मक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 एंड सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। तो जिसका ये दोनों ही सही है, हम लोग सब जानते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है, आप लोग शुरू में भी पढ़ेंगे। तो सम ऑफ एंगल्स 180 होता है, ये भी सही है। और दूसरा कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सो इसका आंसर होगा फर्स्ट। इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक्सियम टाइप की चीज है। अगला क्वेश्चन है इसमें से कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। NKN stands for न्यू नॉलेज नेटवर्क, MOOC, इसको MOOC भी कहते हैं, ऑफलाइन कोर्सेज। तीसरा है नेशनल, ये तो ऑफलाइन नहीं है, ये तो ऑनलाइन कोर्स है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव। क्लॉक रेट ऑफ CPU इज मेजर्ड इन गीगाबाइट्स, ये भी नहीं सही है। परम शिवाय इज ए सुपर कंप्यूटर, यस, परम शिवाय एक सुपर कंप्यूटर है जिसको नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। इसका कैपेसिटी 833 टेरा फ्लॉप है। अब ये तो टेक्निकल टर्म है, मतलब इसकी कैपेसिटी आपको याद रखने के लिए ठीक है। और ये इसको बनाने में 32.5 करोड़ रुपया लगा था परम शिवाय में, ठीक है। और ये IIT BHU के सौजन्य से बना था
और ये अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत, नेशनल सुपर, कलर चेंज करने तो दिखेगा नहीं, सुपर कंप्यूटिंग मिशन, मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया था, इसीलिए इसका नाम शिवाय रखा, परम शिवाय रखा गया। तो इसमें दो ही चीजें सही है कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है, और दूसरा कि परम शिवाय एक सुपर कंप्यूटर है जो कि IIT BHU के साथ मिलकर लॉन्च किया गया था। तो हमारे प्रधानमंत्री ने इसे लॉन्च किया था, और ये 833 टेराफ्लॉप्स कैपेसिटी का कंप्यूटर है और 32.5 करोड़ रुपया इस पे खर्च हुआ था, और नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसे लॉन्च किया गया था, इसलिए इसका आंसर होगा C&E। इन्होंने इस एग्जाम के पहले भी इस पर दोनों चीजों को मैंने बताया था मेरे पिछले, आप वीडियो को देखेंगे तो आपको मिलेगा। अब नीचे फिर ये दो स्टेटमेंट दिया गया है, ये तो कर लिया था हमने। अब dissolved oxygen is an important parameter of water quality. Is essential for survival of humans, animals, fish or crops and vegetables. तो डिजॉल्व ऑक्सीजन जब पानी का है, वाटर क्वालिटी है, तो वाटर एनिमल के लिए होगा, एक्वेटिक एनिमल के लिए एसेंशियल होगा, इसलिए इट इज आंसर इज फिश। फिश के सर्वाइवल के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन जिसे DO कहते हैं इज एसेंशियल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आर इजी, isn't it? From the following, identify those features which are associated with indirect instructional strategies. ठीक है, तो इसमें कौन सा क्या है? इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी पहले होता क्या है? अप्रत्यक्ष अनुदेशन नीतियां होती क्या है कि ये स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट खोजता है, बहुत हाई लेवल का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, टीचर खड़ा होकर नहीं बता रहा है, तो इसमें स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा मतलब रिक्वायर करता है, जिसमें कि स्टूडेंट ऑब्जर्व करे, इंटरेस्ट ले और जो भी चीज उसको बताई जा रही है उससे इन्फरेंस निकाले। तो ये क्या है कि स्टूडेंट की इंटरेस्ट और उसकी जिज्ञासा का फायदा उठाता है, और इस तब ये स्ट्रेटेजी काम करता है। तो इसमें क्या क्या है कि आइडेंटिफाई दो फीचर्स जो कि इनडायरेक्ट, मतलब यहाँ स्टूडेंट की क्यूरियोसिटी, स्टूडेंट का इंटरेस्ट, उसका ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजों को देखना है। तो इसमें से कौन कौन सा फीचर है, इसमें से आपको 3 फीचर चुनना है। पहला है गाइडेड स्टूडेंट प्रैक्टिस, दूसरा फोकस ऑन कॉन्सेप्ट एक्विजिशन थ्रू क्वेश्चन आंसर सेशंस, प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल इन स्मॉल easy to take and small and easy to take steps। उसके बाद है प्रॉब्लम बेस्ड प्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेटरी एंड कोलैबोरेटिव रूम स्ट्रेस। तो इसमें क्या क्या चीज है जो कि स्टूडेंट का क्यूरियोसिटी को दिखा रहा है, तो हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि गाइडेड होने से तो स्टूडेंट का क्यूरियोसिटी नहीं पता चल रहा है, लेकिन फोकस ऑन कॉन्सेप्ट एक्विजिशन थ्रू क्वेश्चन आंसर में स्टूडेंट का इंटरेस्ट दिख रहा है। प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल इन स्मॉल एंड इजी टू टेक स्टेप्स, ये नहीं है, यहाँ पर भी स्टूडेंट का क्यूरियोसिटी नहीं दिख रहा है, यहाँ तो टीचर का स्टेप दिख रहा है। प्रॉब्लम बेस्ड प्रेजेंटेशन, ठीक है, और पार्टिसिपेटरी एंड कोलैबोरेटिव मूव्स, ये तीनों चीजें आ रही है। तो इसका आंसर होगा बी, डी एंड ई। इसमें क्या है कि स्टूडेंट बेस्ड इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी, इसमें से ये तीनों उसके फीचर्स हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेशन। संचार में इसमें से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको 3 चीजें बतानी है। पहला है स्लैंग, जिसका मतलब होता है दुर्वचन।
दूसरा है सिनिकल एटीट्यूड। सिनिकल एटीट्यूड का मतलब होता है कि ये बिलीव करना कि केवल सेल्फिशनेस ही मोटिवेट करता है ह्यूमन एक्शन को। सिनिकल एटीट्यूड ये मान के चलता है कि सेल्फिशनेस, स्वार्थ परकता जहाँ होती है वही ह्यूमन एक्ट करता है, और सेल्फलेस एक्ट पर वो बिलीव नहीं करता है, निस्वार्थ काम पर विश्वास नहीं करता, जिसका सिनिकल एटीट्यूड होता है। फ्रेमिंग क्या है? फ्रेमिंग है कि किस तरह से मीडिया किसी भी इंफॉर्मेशन को तैयार करता है और पब्लिक के सामने प्रेजेंट करता है। चौथा है प्राइमिंग। प्राइमिंग का मतलब क्या होता है? प्राइमिंग का होता है कि मीडिया का इमेज किस तरह से ऑडियंस के थॉट को मोटिवेट करता है, प्रेजेंट करता है, या माइंड को चेंज करता है। आजकल बहुत बात चलती है ना, हमेशा हम लोग कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबर है, बहुत लोग उससे प्रभावित होते हैं, बहुत लोग उसके रॉ में बह जाते हैं। दैट इज कॉल्ड प्राइमिंग। एंड इमीडिएसी क्या है? इमीडिएसी इज द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग इमीडिएट, मतलब तुरंत, रैपिड, ये स्पीड को बताता है, रैपिडिटी को बताता है। तो इसमें से कौन सा फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में? तो हम इसका आंसर है, आंसर 4 नंबर है, जिसमें है सी, डी और ई। ये दिख नहीं रहा है बढ़िया, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं सी, डी, एक मिनट फिर से लिखते हैं। इट इज सी, डी एंड ई। तो सी क्या है हमारा? फ्रेमिंग, जो उससे डी और आई। इमीडिएसी। फ्रेमिंग मतलब क्या हो गया यहाँ कि फ्रेमिंग किस तरह से हमें मीडिया किसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहा है, तो ये कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट हो गया। प्राइमिंग में हो गया कि किस तरह से किसी चीज से रिलेटेड थॉट को वो ऑडियंस में डाल रहा है, उनके माइंड में डाल रहा है, और कितना रैपिड है। सो इसका ये तीनों फैक्टर्स कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट हैं। And the last question is, the use of ICT in organizing teaching learning programs in universities has the potential to optimize learning outcomes. Yes, ये सही है, क्योंकि आज से हम ये चीज को देख लिया। ICT के यूज से क्या होता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम का पोटेंशियल बढ़ता है, ज्यादा अच्छा होता है। दूसरा क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड सपोर्ट टू एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग सेशन। दोनों स्टेटमेंट ये भी सही है, क्योंकि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, अभी हमने देखा कि संरचनात्मक होता है, कुछ पढ़ाया, 1 यूनिट पढ़ाया, फिर उसका टेस्ट ले लिया। इससे टीचिंग लर्निंग का सेशन में उसका क्वालिटी बढ़ता है, क्योंकि तुरंत पढ़ाकर तुरंत टेस्ट लेने से बच्चों को कहाँ कमी है, कहाँ दिक्कत हो रही है पता चलता है, और टीचर उस हिसाब से फिर अपना बच्चों को फिर से पढ़ाते हैं या उनको समझाते हैं, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। हमें ये नहीं देखना है कि वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। 2 स्टेटमेंट्स दिया गया, बोथ आर करेक्ट, सो इसका आंसर होगा 1। So that's all for today, and I have given most of the questions, only comprehension questions are remaining, so that is not possible, and I am not able to bring the matching questions, so I will bring next time. So that's all for today. Thank you.